फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की पर्यावरण सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि परिवार क्या है, परिवार के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी और अब हम बात करेंगे कि जो पशु पक्षियों में भी परिवार होता है, उनका भी परिवार होता है। तो हम सबसे पहले जो मुख्य पशु हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं और हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दी गई हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम पूरे के पूरे उन्हें क्लियर करेंगे। तो हम आज जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हाथी के विषय में और दूसरा हम बाघ के विषय में। तो हाथी के विषय में हम जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो एनसीईआरटी की बुक में जो दी गई हैं, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो बुक्स में जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, वो इम्पोर्टेंट लाइंस क्या क्या दी गई हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हाथी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन है? हाथी है। पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। पृथ्वी स्थल का जो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है वो कौन है? वो हाथी है। विरासत पशु है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं वो अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। 10 से 12 लोगों का समूह होता है, जिसमें उनके बच्चे होते हैं, हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी होती है। और ये जो समूह में रहते हैं, इस समूह का जो नेतृत्व करता होता है वो हथनी करती है। हथनी जो होती है, हथनी वो इसकी नेतृत्व करता होती है। और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है? वो नेता होती है। इस समूह की नेता कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है। और इस समूह का जो नेतृत्व करता होती है वो हथनी करती है। ठीक है। नर बच्चा, यानी कि जो नर बच्चा होता है वो 14 से 15 वर्ष के बाद में अपने समूह को छोड़ देता है। 14 से 15 वर्ष के बाद में, ठीक है। याद रखिएगा, जो नर बच्चा होता है हाथी का, वो अपने समूह को कब छोड़ देता है? जब वो 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने समूह को छोड़ देता है। इसका जो हाथी का जो गर्भधारण काल होता है वो 22 माह का होता है, 22 महीने का होता है। जो इसका गर्भधारण काल होता है वो कितने महीने का होता है? वो 22 महीने का होता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा, विश्व में अगर हम बात करते हैं भारत में कर्नाटक राज्य में, और अगर हम विश्व में देखते हैं तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। हाथियों की विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि ये एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेते हैं। यानी एक हाथी लगभग एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ती खा लेता है। और जो हाथी का बच्चा होता है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम का होता है। 3 माह का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का होता है। इसकी जो औसत आयु होती है वो 70 वर्ष की होती है। हाथी की जो औसत आयु है वो 70 वर्ष की होती है। ये बहुत ही कम सोने वाला पशु है। 2 से 4 घंटे की ही नींद लेता है। 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसे क्या पसंद है? इसे गंदे पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। गंदे पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। सबसे ज्यादा खाने में ये केला पसंद करता है। केला खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। काले रंग की वजह से इसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, काले रंग की वजह से इसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो आपने देखा कि हाथी की क्या क्या विशेषताएं हैं। विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। 10 से 12 के समूह में रहते हैं। इसकी जो नेतृत्व करता होती है वो हथनी होती है। जो नेता होती है वो कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है। जो नर बच्चा होता है वो 14 से 15 वर्ष में ही अपने समूह को छोड़ देता है। ठीक है। गर्भधारण काल 22 माह का होता है। एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती खा सकता है। 3 माह के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। औसत उम्र की बात करते हैं तो 70 वर्ष होती है। ये सबसे कम सोने वाला जीव है।
ठीक है, 2 से 4 घंटे ही सोता है, गंदे पानी में खेलना बहुत पसंद है, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, केला खाना इसे बहुत पसंद है। तो हमने ये हाथी के विषय में बात की। अब हम बाघ के विषय में बात करते हैं। तो बाघ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है और ये राष्ट्रीय पशु है। भारत के अगर राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सर्वाधिक बाघ जो भारत में पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। गर्भधारण काल 103 से 104 दिन का होता है। इनका 22 माह का होता है और इनका अगर देखा जाए तो बाघ का जो गर्भधारण काल होता है वो 103 से 104 दिन का होता है। ये भी अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, इसमें भी इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो बाघिन होती है वो समूह का नेतृत्व करती है। बाघिन समूह का नेतृत्व करती है, यहाँ हथनी समूह का नेतृत्व करती है, यहाँ बाघिन समूह का नेतृत्व करती है। नर बच्चे का वजन, एक नर बच्चे का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। यहाँ पे देखिए 3 माह के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। वहीं पे बाघ के बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो बाघ के बच्चे का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। नर बच्चा जो होता है ये 2 से 3 वर्ष में ही अपने समूह को छोड़ देता है। आपने हाथी को देखा कि हाथी का जो बच्चा होता है वो 14 से 15 वर्ष के बाद में अपने समूह को छोड़ देता है और जो बाघ का बच्चा होता है वो 2 से 3 वर्ष में ही अपने समूह को छोड़ देता है। अगर हम औसत आयु की बात करते हैं तो बाघ की जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 34 से 35 वर्ष। और यही हाथी की देखिए, हाथी की जस्ट इसकी 2 गुनी होती है, 70 वर्ष होती है और यहाँ पे 34 से 35 वर्ष होती है। इसकी जो बाघ की जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य की क्षमता से, यानी कि ये क्या है कि 6 गुना ज्यादा क्षमता रखता है, यानी कि ये अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा शक्ति होती है इसके पास देखने की, ठीक है। ये अंधेरे में 6 गुना ज्यादा शक्ति रखता है अंधेरे में। और अगर पूछा जाता है अंधेरे में जो किस रंग में वस्तुएं दिखाई देती हैं तो वो काले और सफेद रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो जिन जानवरों को जो वस्तुएं दिखाई देती हैं अंधेरे में वो काले और सफेद रंग की दिखाई देती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। ये जो बाघ होता है ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। इसे पता चला था अपने जो जिस जगह पे रहता है उस जगह की पहचान वो अपने मूत्र द्वारा करता है। इसकी जो दहाड़ होती है वो इतनी तेज होती है कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जो इसकी दहाड़ होती है बाघ की वो लगभग 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है। ये अनेक प्रकार की आवाजें निकालता है। इसकी विशेषता है कि ये बहुत टाइप की आवाजें निकालता है। इसके शरीर में काली और पीली रंग की धारियां पाई जाती हैं। काली और पीली रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन की वजह से इसके शरीर पे काली और पीली रंग की धारियां पाई जाती हैं। हवा द्वारा मूंछों के कंपन से ये शिकार का पता कर लेता है, यानी कि हवा के कंपन के द्वारा, यानी हवा के द्वारा जो मूंछों में कंपन होता है, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं, उसमें जो कंपन होता है उसके द्वारा वो शिकार का पता कर लेता है। और घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए, बाघों की जो जनसंख्या घट रही थी तो उसकी जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग की गई। अप्रैल यानी प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना जिसे कहते हैं उसकी स्टार्टिंग कब की गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब हुई। अप्रैल 1973 में, 1973 में। और इसकी वजह से 27 आरक्षित केंद्रों की स्थापना भी की गई है। इसी के तहत 27 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो आपने देखा कि बाघ की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, सर्वाधिक एमपी में पाया जाता है। गर्भधारण काल कितना होता है, 103 से 104 दिन का होता है। समूह में रहते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन करती है, बाघिन करती है। नर बच्चा जो होता है वो 2 से 3 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देता है। औसत आयु की बात करते हैं 34 से 35 वर्ष की होती है। अंधेरे में 6 गुना ज्यादा देख सकता है मनुष्य से। इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करता है। दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अनेक प्रकार की आवाजें निकालता है। काली और पीली रंग की धारियां इसके शरीर में पाई जाती हैं। हवा द्वारा मूंछों के कंपन से ये अपने शिकार का पता कर सकता है। और घटती हुई जनसंख्या की जांच करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई। कब की गई, 1973 में।
ठीक है, इसी के तहत 27 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सांप और पश्मीना बकरी के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सांप के विषय में पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप यानी रेंगने वाले जो आते हैं जीव, वो सरीसृप प्रजाति के कहलाते हैं। तो सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसमें क्या होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें विष ग्रंथियां लगी होती हैं, और जब ये अपना दांत किसी में गड़ा देते हैं तो वो क्या होता है, विष उसी में दूसरे में विष छोड़ देते हैं, यानी जिसमें भी ये डंक मारते हैं, जिसको डंक बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये विष ग्रंथियों से विष उसके मानव के शरीर में पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होता है, 2 खोखले दांत लगे होते हैं जिनमें विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी से विष जो है मानव के शरीर में पहुंच जाता है, या किसी जिसको भी ये काटते हैं वहां पे विष पहुंच जाता है। तो इन्हीं विष ग्रंथियों के माध्यम से ही विष छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, भोजन के लिए अन्य सांपों को खाता है। सोचिए, ये भोजन के लिए अन्य सांपों को खाता है। और एक और इसमें खासियत है कि जो नाग कोबरा होता है, इसमें से जो नाग कोबरा होता है, ये अपने घोंसले में अपने बच्चों को जन्म देता है, और क्या करता है, जन्म देने के बाद इसे खा भी जाता है। सोचिए, बच्चे को जन्म देता है नाग कोबरा, और नाग कोबरा बच्चे को जन्म देने के बाद ये अपने बच्चे को स्वयं ही खा जाता है। तो यानी कि ये क्या कहता है, भोजन के लिए अन्य सांपों को खाता है, और नाग कोबरा अपने बच्चों को जन्म देने के बाद घोंसले में जन्म देता है, उसके बाद ये स्वयं खा जाता है। भारत में 4 प्रकार के नाग पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के नाग पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में मीन्स कितने प्रकार के नाग पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, करैत, अपाई, दुबैया, नाग। नाग, करैत, अपाई, दुबैया। ठीक है, नाग याद रखना है, नाग को सभी जानते हैं। करैत, ठीक है, करैत, अपाई, इसको आपताई, अपाई, दुबैया। ठीक है, जहाँ घास वास दूब में ज्यादातर सांप बैठे रहते हैं तो दुबैया याद रखिएगा। तो नाग, करैत, अपाई, आपताई, दुबैया। जो दूब वाली घास होती है उसमें कहीं छिप के बैठा हूँ तो दुबैया से याद रखिएगा। ट्रिक है ये ऐसे याद कराने के लिए। तो भोजन के लिए अन्य सांपों को खाता है। भारत में 4 प्रकार के सांप कौन कौन से होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, और कौन सा, दुबैया और अपाई। ठीक है, किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये चूहों को खाता है। ठीक है, चूहे फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और उन चूहों को ये क्या करता है, सांप खा जाता है। इसी वजह से किसानों का मित्र कहलाता है। किसानों का मित्र सांप कहलाता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, सांप की जो काटने की दवा है वो सांप के विष द्वारा ही बनाई जाती है, यानी कि सांप के विष से ही सांप की दवा भी बनाई जाती है। सांप जब काट लेता है तो उसके लिए जो दवा बनती है वो सांप के विष द्वारा ही बनाई जाती है। इसकी जो औसत आयु है वो 10 से 12 वर्ष की होती है। सांप की जो औसत आयु है वो 10 से 12 वर्ष की होती है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा जीव है वो अजगर है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, अजगर है। कालबेलिया लोग, कालबेलिया यानी कि जो सांप आप पालते हैं, बीन बजाने वाले जो होते हैं वो कालबेलिया कहलाते हैं। तो कालबेलिया लोग सांप के डंक से ये पहचान लेते हैं कि कौन से सांप ने काटा है। अगर किसी को नाक डस लेता है, सांप काट लेता है, तो कालबेलिया लोग ये डंक के माध्यम से पहचान लेते हैं कि कौन सी प्रजाति के सांप ने काटा हुआ है। और कालबेलिया लोग क्या करते हैं कि जब इनकी बेटी की शादी होती है तो ये गिफ्ट के तौर पे सांप देते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट के तौर पे सांप देते हैं। तो कालबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में गिफ्ट के तौर पे देते हैं, सांप गिफ्ट देते हैं। और इसके कान नहीं होते हैं। इसकी खासियत है, विशेषता है कि सांप के कान नहीं होते। ये क्या करता है, कंपन द्वारा ध्वनि को सुनता है। ठीक है, जो तरंगे होती हैं उन्हीं के माध्यम से ये ध्वनि को सुनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आपने देखा कि जो सांप की विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। नाग कोबरा जो होता है वो अपने घोंसले में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्वयं ही खा लेता है। अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ये सांपों को मार के खाता है। इसमें क्या होते हैं, कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सांप में 2 खोखले दांत पाए जाते हैं जिसमें विष ग्रंथियां होती हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करता है, विष को प्रवेश करा देता है दूसरों के शरीर में। और क्या होता है,
कालबेलिया लोग जो होते हैं वो सांप के डंक द्वारा पहचान लेते हैं कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है, और कालबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को उपहार के तौर पे देते हैं। ठीक है, कंपन द्वारा ही ये आवाजों को पहचानता है, ठीक है, सुनता है। तो और इसको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कारण भी दिया रहता है। सीटेट पूछता है कि किसानों का मित्र कहलाता है, इसके कारण भी दिए नीचे रहते हैं, उनमें से कौन सा कारण सही है? तो चूहों को खाता है, ठीक है, इसलिए ये किसानों का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पश्मीना बकरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्मीना बकरी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और जिस यानी कि लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहाँ पे। और ये जो बकरी होती है ना, ये लगभग -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन करने की इसके पास क्षमता होती है। सोचिए कितना ज्यादा, यानी लद्दाख का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और -40 डिग्री का टेम्परेचर बियर करने की इसके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। चांगपा जनजाति के लोग इसे पालते हैं। किस जनजाति के लोग पालते हैं पश्मीना बकरी को? चांगपा जनजाति है, ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है और चांगपा जनजाति के लोग इसे पालते हैं। याद रखिएगा, जहां पर इसे पाल के रखते हैं, चांगपा जनजाति के लोग जिस स्थान पे इसे पाल के रखते हैं उस स्थान को लेखा कहा जाता है। लेखा, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहलाता है वो स्थान। और मनुष्य के बाल से, इसके बाल जो होते हैं पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं। याद रखिएगा, 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं। और जो इसके पश्मीना बकरी के बालों से जो स्वेटर बनाया जाता है वो साधारण स्वेटर से लगभग 6 गुना ज्यादा गर्म होता है। सोचिए, एक नॉर्मल स्वेटर से 6 गुना ज्यादा गर्म होता है, 6 गुना पतला बाल होता है और 6 गुना ज्यादा गर्मी भी देता है इसके बालों से बनाया हुआ स्वेटर, ठीक है, याद रखिए। ये जो पश्मीना बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है, ठीक है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, इसकी खासियत है। और आपने देखा कि पश्मीना बकरी की क्या क्या विशेषताएं हैं। लद्दाख में पाई जाती है, चांगपा जनजाति के लोग इसे पालते हैं, जिस स्थान पे रखते हैं उसे लेखा कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के बाल से, इसके बाल जो पश्मीना बकरी के बाल होते हैं वो मनुष्य के बाल से 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं, और जो एक नॉर्मल स्वेटर से जो गर्मी मिलती है उससे यानी उससे 6 गुना ज्यादा ये गर्म करती है स्वेटर। और क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, ठीक है। और क्या है, इसको जो स्वेटर जो इससे तैयार होता है, एक स्वेटर बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। सोचिए कितना ज्यादा समय लगता है, 250 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, 250 घंटे लगते हैं एक स्वेटर बनाने में, 250 घंटे लगते हैं। देखा होगा काफी महंगी भी मिलती है इसी कारण से। और सोचिए ये इतनी महंगी में इतना टाइम भी लगता है और कितना ज्यादा ये गर्म भी करता है, ठीक है, गर्म भी करता है। और सोचिए इसके ये कितने बहुत ही पतले बालों से बनाई है, मीन्स इसके जो पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। मानव के बाल से सोचिए 6 गुना ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केचुआ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो केचुआ है ये क्या करता है, मिट्टी को खाता है, ठीक है, मिट्टी को खाता है। और ये मिट्टी को क्या करता है, भुरभुरा बना देता है, यानी कि देखा होगा छेद छेद से हो जाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिसकी वजह से मिट्टी में क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है। फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ये चीज, ऑक्सीजन मीन्स पहुंचने लगती है। तो क्या है, मिट्टी को खा के मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है। तो इसी कारण से ये किसानों का मित्र भी कहलाता है। सांप भी किसानों का मित्र है, केचुआ भी किसानों का मित्र है। क्या कारण है, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी को खाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है, फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और यहाँ पे ये क्या करता है, सांप जो है वो चूहों को खाता है, इस वजह से किसानों का मित्र कहलाता है। और जो केचुआ है वो मिट्टी को खा के भुरभुरा बनाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता है, और क्या है, किसानों का मित्र कहलाता है। केचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। तो आपने देखा कि पर्यावरण अध्ययन में हमने हाथी के विषय में पढ़ा, बाघ के विषय में पढ़ा, पश्मीना बकरी के विषय में पढ़ा, सांप के विषय में, और केचुआ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो आगे हम नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि रुधिर से रिलेटेड यानी रक्त संबंध के विषय में हम भूल गए थे उस समय बताना, तो अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहते हैं। देखिए
रक्त समूह क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। रक्त समूह की खोज जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया के चिकित्सक थे लैंड कार्ल स्टीनर। ठीक है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह यानी कि ठोस पदार्थ और रक्त जो होता है वो ठोस और तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, रक्त जो होता है वो ठोस और तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है। फिर हम बात करते हैं कि रक्त समूह यानी कि 4 प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के, वैसे तो अगर निगेटिव वाले भी देखे जाए तो 8 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, और अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ। ठीक है, ये इस 4 प्रकार के मुख्य रक्त समूह पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक तो एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है, एंटीजन को हम जो सिंबल देते हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल बी में देते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए पॉजिटिव रक्त समूह होता है उसमें जो एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, कोई भी रोगाणु अगर प्रवेश कर जाए तो उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो एंटीजन ए पॉजिटिव में जो एंटीजन पाया जाएगा वो ए एंटीजन पाया जाएगा, और जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी वो बी एंटीबॉडीज पाई जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी। बी पॉजिटिव में बी एंटीजन पाया जाएगा और ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। ए बी पॉजिटिव में क्या पाया जाएगा? ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे और जो एंटीबॉडीज होंगी वो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि एंटीजन अनुपस्थित होंगे, जो एंटीबॉडीज ए और बी पाई जाती हैं ये अनुपस्थित होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये हमने क्यों बताया है, क्योंकि एक आपके में क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, सीटेट में पूछ लेता है पर्यावरण अध्ययन में, कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप, जैसे माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ए भी पॉजिटिव है, तो जो उससे होने वाली संतान होगी उसमें किस ब्लड ग्रुप के चांसेस ज्यादा होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इसको एक तरीका है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, जैसे माता है और पिता। ठीक है, अगर माँ का ए है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और पिता का अगर हमने मान लिया कि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और जो उससे होने वाली संतान होगी उसमें कौन सा रक्त समूह पाया जाएगा। इसको करने का तरीका है, आप इसको सिंगल ना लिख के आप इस टाइप से लिखिएगा कि दोनों के साथ में ओ लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर आप एक को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, जैसे कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। फिर आपने ए को ओ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए और ओ। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ए ओ और बी को मल्टीप्लाई किया, बी ओ, और अगर आपने ओ ओ का मल्टीप्लाई किया, ओ ओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी, इसमें क्या हो गया, ए पॉजिटिव, ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव, ये ओ। तो यानी जो होने वाला बच्चा होगा उसमें कौन कौन सा रक्त समूह हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा ये करने का तरीका है। इसी टाइप से अगर हम देख लेते हैं कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप हम मान ले रहे हैं कि ए बी
पॉजिटिव है और पिता का ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम इसको सिंगल ना लिखिए, इसको ओ के साथ लिखिए हमेशा, आप अपनी सुविधा के लिए ओ के साथ लिखिए इसको, और इसको पहले इस टाइप से मल्टीप्लाई करते रहिए, ए को ए से तो ए हो गया, फिर इसको क्या किया, ए से बी को ए से किया तो बी ए हो गया, या ए भी इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको ए भी लिख लीजिए। फिर आपने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ए को ए से किया तो ए और ए हो गया, फिर ए को ए से किया, ए को ओ से किया तो ए ओ हो गया, बी को ए से किया तो ए बी हो गया, और बी को ओ से करा दिया तो बी ओ हो गया, ठीक है, यानी एक का दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले टर्म का भी दोनों के साथ कराएंगे, मल्टीप्लाई करा दिया, इस टाइप से क्रॉस कराया, तो हमने देखा कि ये ए यानी कि ये ए पॉजिटिव, ए ओ ए पॉजिटिव, ये क्या है ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। तो आपने देखा कि ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव बच्चे के होने के चांस होंगे। तो अगर हम चारों को इस टाइप से बांट लें कि अगर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ ब्लड ग्रुप के लिए 25-25% का हिसाब रख लें, 25%, 25%, 25% और 25%। तो अगर हमें परसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका कितना परसेंट होता है, 25%, इसका कितना 25%, इसका 25% और इसका 25%। अगर ए पॉजिटिव का फुल देखा जाए, टोटल देखा जाए तो ये 50% हो गया, ठीक है, 50। ए पॉजिटिव वाले मींस ब्लड ग्रुप होने के कितने चांस है, 50%, ए बी पॉजिटिव 25% और बी पॉजिटिव 25%। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक खत्म समाप्त होती है, और आपको अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।